यात्रा लंबी थी। शीजा पूछना भूल गई थी कि परिषद कितनी दूर है, और हाथ या जेब में घड़ी न होने के कारण वो समय का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। ऐसा नहीं था कि समय धीरे धीरे बीत रहा था, क्योंकि बग्घी में उसके साथी के रूप में शार्दुल के साथ समय कभी उबाऊ नहीं था। क्या बाहरी लोगों को परिषद के अंदर जाने की अनुमति है शार्दुल साहब? और आप परिषद में क्या काम करते हैं? मैं एक अनुसंधान करने वाला यानी तफ्तीश करने वाला हूं। मेरा काम है विभिन्न संसाधनों से ऐसी जानकारी निकालना जो आमतौर पर दूसरों को नहीं पता होती। ये 2 बुद्धिमान लोगों की टीम है जिसका मैं नेतृत्व करता हूं। दूसरा एक लड़का है, कर्मा, जो अभी भी सीख रहा है। तो फिलहाल सिर्फ मैं हूं और कर्मा। और हां, परिषद कुछ मेहमानों को परिषद की परिधि के अंदर अनुमति देती है। प्रयोगशाला सीधे परिषद भवन में नहीं है, इसका अपना अलग स्थान है। लेकिन कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी पालतू हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। शार्दुल ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से कुछ भी नहीं देख रही थीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या शीजा वास्तव में परिषद की जमीन पर पांव रख पाएगी। शार्दुल ने खुद को कहा कि ये मामला वहीं जाकर खुलेगा और देखना पड़ेगा। शीजा, मुझे अपनी मां के बारे में कुछ बताओ। शार्दुल ने शीजा से आग्रह किया। वो शीजा के मुंह से सुनना चाहता था, बजाय उस जानकारी के जो उसने यहां वहां से जुटाई थी। शीजा ने अपनी मां को याद किया। इस तेज बारिश और ठंडे मौसम में भी मां की यादों से उसकी छाती गर्म महसूस कर रही थी। वो एक दयालु महिला थी, यहां तक कि उन ग्रामीणों के साथ भी जो अक्सर उसे ताना मारते थे। मां ने कभी भी उन पर जवाबी कार्रवाई नहीं की, एक शब्द भी नहीं कहा। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं चाहती थी कि मां उन लोगों को जवाब दे, क्योंकि मुझे लगता था कि उन लोगों को जवाब देने से वो रुक जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे एहसास हुआ कि शायद इसे अनदेखा करना सबसे अच्छा था। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कभी कभी गांव में सबकी नजरों में आने और झिलमिलाने से बेहतर होता है गायब हो जाना, ताकि आपको वो सब ना सुनना पड़े जो आप नहीं सुनना चाहते। लोग हद से ज्यादा गिर जाते हैं मालिक। लोग ऐसे ही होते हैं। सही का साथ देने के लिए वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, गलत के सुर में सुर मिलाएंगे। यहां तक कि अगर आप गायब भी हो जाते हैं तो लोग आपके बारे में अफवाहें उड़ाएंगे, कहानियां बनाते रहेंगे। जीवन ऐसा ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वे घृणित प्राणियों में से एक हैं जिनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। बस शब्दों का कचरा बनाओ और जिधर मन करे फेंको। शीजा ने पाया कि यह सब बताना कठिन था। उसके पिता के चले जाने के बाद लोग उसकी मां और उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहे। वो मां बेटी एक ऐसा विषय बन गई थी जिनके बारे में गांव वाले गपशप करना पसंद करते थे। कई बार बाजार में दुकानदार उन्हें अपना घर चलाने के बुनियादी जरूरत की चीजें, जैसे खाना पकाने के लिए अनाज और लालटेन जलाने के लिए तेल तक देने से इनकार कर देते थे। क्या आपको कभी ऐसा कुछ अनुभव करना पड़ा है? हर कोई किसी ना किसी तरह के बुरे हालात से गुजरता है। तो मुझे ऐसे अचरज से मत देखो। किसी के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लोगों के पास हमेशा बात बनाने के लिए कुछ ना कुछ होगा। भीड़ में बहुत से लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसके बारे में वे गपशप कर रहे हैं वो गरीब है या अमीर। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि लोग मेरे मुंह से बातें पहले सुने। हाँ, मानता हूं कि ऐसा करने से उनके दिल में मेरे प्रति अच्छी राय नहीं बनती, वगैरह वगैरह। पर मूर्ख गधे की राय की आवश्यकता किसे होती है? एक अमीर व्यक्ति में साहस होता है। ये एक प्रसिद्ध तथ्य था। जब गरीब और अमीर की बात आती है तो किसी गरीब जिसके पास कोई संसाधन नहीं होता, उसके विपरीत एक अमीर आदमी में बोलने का साहस होता है। मैं इससे सहमत हूं। पैसा शक्ति का एक ऐसा रूप है जिसे चारों ओर घुमाया जा सकता है, जिससे बहुत कुछ घुमाया जा सकता है। लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि आप नजर में जगह भीड़ में खो जाने की कोशिश करते हैं।
जीवन में कई बार आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपसे नफरत करते हैं और आपका तिरस्कार करेंगे। इसका कारण हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ सुना था। ऐसे लोग आपको नहीं जानते हैं, आपसे कभी बातचीत नहीं की है, लेकिन फिर भी आपसे नफरत करेंगे क्योंकि उनका स्रोत, वे उस व्यक्ति को जानने में अक्सर विफल होते हैं और मस्तिष्कहीन और मूर्खों की कतार में गिर जाते हैं। लेकिन अगर उनके शब्द आपको परेशान करते हैं तो आप जो भी जवाब देना चाहते हैं उस जवाब को देने से पीछे ना हटें। मैंने ऐसा नहीं कहा कि यह मुझे परेशान करता है। बिल्कुल, मान लिया। मैं तुम्हें केवल कुछ जिंदगी के फलसफे सुना रहा था। जो लोग आपको नहीं जानते हैं वे आपको कुछ नहीं गिनते। खास वो हैं जो आपके नजदीक हैं, तो वो आपको कैसा समझते हैं ये महत्व रखता है बस। क्योंकि कम से कम आपकी चिंता का विषय अजनबियों को आपके बारे में है, ये तो नहीं होना चाहिए। शार्दुल को नहीं पता था कि वास्तव में शिजा ने क्या क्या झेला था, लेकिन वो ये समझता था कि इस लड़की के दिल पर कुछ बहुत गहरे घाव थे। ग्रामीण अक्सर बेवकूफियां किया करते थे। वे उस तरह के लोग थे जो किसी जगह की ओर इशारा करते ही कूद जाते थे। ये भी देखने का कष्ट नहीं करते थे कि वहां पानी है भी या नहीं। वैसे और भी चीजें हैं जो जीवन में गंभीर महत्व रखती हैं। शुक्रिया। शार्दुल ने देखा कि वो मुस्कुरा रही थी। तो क्या तुम्हारी मां भी सुंदर थी? शार्दुल ने बातचीत को वापस वहीं से शुरू करते हुए कहा। शिजा को लगा कि उसके गाल अचानक गर्म हो गए हैं। भी? उसने हवेली पर इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन यह दूसरा मौका था जब शार्दुल उसे सुंदर कह रहा था, या वो अचानक उसके शब्दों की बहुत ज्यादा मतलब निकाल रही थी। जब वे परिषद पहुंचे तो शिजा ने उस ऊंची और चौड़ी इमारत को देखा जो अंधेरे में भी काफी सफेद दिख रही थी। इस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जिससे ये शिजा को थोड़ी निरुत्साहित करने वाली लग रही थी। बग्घी रुकने के बाद कोशवान नीचे उतरा और उसने दरवाजा खोल दिया। शार्दुल बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति था। औषधियों के बक्से को उसने खुद ही उठा लिया था। जब शिजा ने अपने पैर जमीन पर रखे तो उसे एक बल महसूस हुआ, जैसे कि वो जमीन शिजा के खुद पर कदम रखते ही उसके पैर को पीछे हटाने की कोशिश कर रही हो। पहली नजर में परिषद मैदान शांत लग रहा था। वो कुछ आदमियों को अंदर और बाहर जबरदस्ती में चलते हुए देख सकती थी, जैसे कि उनको इतना काम था कि आराम करने का समय नहीं था। शिजा शार्दुल के पीछे चलने लगी। शार्दुल दाहिनी ओर गया, जहां एक और इमारत खड़ी थी, जो बाईं ओर की इमारत की तरह शानदार नहीं थी, लेकिन काफी व्यस्त दिखाई देती थी। इमारत के अंदर कदम रखते ही लोहे की तीखी गंध ने उनका स्वागत किया। जगह को रोशन करने के लिए दीवारों पर बहुत सी लालटेन लटकाई गई थी, लेकिन वो इस जगह को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बस लोग बिना ठोकर चल सकें इस लायक रोशनी वहां थी। वहां फैली गंध से पहले शिजा को लग रहा था कि यहाँ कुछ लोहे की छड़ों की छड़ें थी जिनमें जंग लग गया था, लेकिन कुछ ही देर में उसे लगा कि ये गंध कुछ और थी। ये अंधेरे में छुपे उन शवों की गंध थी जिन्हें पीट पीट कर अधमरा करके बेहोशी की हालत में यहीं छोड़ दिया गया था। ये वो लोग थे जिन्होंने वो नियम तोड़े जो कानून द्वारा निर्धारित किए गए थे। ये वो लोग थे जो नैतिक कानूनों का पालन नहीं करते थे। अपराधों के साथ साथ जेल में रखे गए लोगों से अनजान शिजा शार्दुल के ठीक पीछे चलती रही। दरवाजे पर पहुंचकर शार्दुल ने पहले उस पर दस्तक दी, फिर अंदर गया। अंदर एक दुबला पतला आदमी मेज के सामने खड़ा था। लोहे की जंग लगी छड़ों की बहुत तेज गंध के कारण कमरे के दूसरी तरफ से आने वाली गंध को शिजा ने तब तक महसूस नहीं किया था जब तक कि वे अंदर नहीं आ गए। शिजा की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो मेज पर लेटा हुआ था। वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं था जो वहां सो रहा था, बल्कि एक मृत शरीर था जो जल गया था। सड़ते शरीर से आने वाली गंध को नजरअंदाज करना मुश्किल था और शिजा को अपनी नाक को ढकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ा। ये एक आदमी का शरीर था जो बुरी तरह जल गया था। पार्षद शार्दुल, सफेद चोगे वाले व्यक्ति ने शार्दुल का अभिवादन किया।
उसने शिजा पर एक सरसरी सी नजर डाली और वापस शार्दुल को देखने लगा। शार्दुल ने गर्मजोशी से उसके अभिवादन का जवाब दिया। नमस्ते मिराज, ये कौन है? शार्दुल ने अपना सिर शव की ओर झुका लिया। सामने की दीवार के पास उपकरण और यंत्र रखे हुए थे। उन्होंने वहां से सफेद दस्ताने उठाए और दोनों ने पहन लिए। शार्दुल बोला, ये दिखता तो किसी पिशाच की तरह है। वो वास्तव में एक पिशाच ही था। उसके मुंह से उसके नुकीले दांत खींचकर उखाड़े गए हैं। शार्दुल ने बात को सुना और फिर पीछे मुड़ते हुए शिजा से कहा, शिजा, मिराज से मिलो। ये वो आदमी है जो यहाँ आने वाले उन शवों की देखभाल करता है जिन्हें आगे किसी जांच के लिए सुरक्षित रखना हो। मैंने सुना है कि आपने एक नई गुलाम खरीदी है, क्या ये वही है? मिराज ने साधारण तौर पर बिना ज्यादा जिज्ञासा या रुचि के पूछा, क्योंकि वो जीवित लोगों की तुलना में मृतकों के शरीर में ज्यादा रुचि रखता था। तो तुम्हें भी पता है? लगता है कि ये खबर बाहर की तुलना में यहाँ परिषद में तेजी से फैली है। तुमने किससे सुना? परिषद में ही कुछ पार्षद आपस में बात कर रहे थे। इतना कहकर मिराज आगे मेज पर यह देखने के लिए झुक गया कि शार्दुल शव के साथ क्या कर रहा था। अपने पास आई शवों को छूने की आज्ञा मिराज किसी को भी नहीं देता था, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी। वो नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति मृत शरीर को दूषित करे और सबूतों को खराब करे। वो ज्यादातर लोगों को इस कमरे के बाहर ही रखता था और बहुत कम लोगों को अंदर आने की अनुमति थी, जब तक कि किसी शव के संबंध में मिराज को किसी की विशेष जानकारी की जरूरत ना पड़े। लेकिन शार्दुल शाह के साथ एक अलग मामला था। अतीत में ऐसे समय थे जब शुद्ध रक्त वाले पिशाच शार्दुल ने शरीर के रहस्यों को उससे अधिक तेजी से सुलझाने में मिराज की मदद की थी, जिससे समय की काफी बचत हुई थी। इसके अलावा शार्दुल के सीधे कमरे में घुसने का एक और कारण था। चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इमारत से जाने से पहले इसका निरीक्षण कर रहा हो। ऐसा लगता है कि कुछ पार्षद अपने हाथों और दिमाग से काफी स्वतंत्र हैं। हो सकता है कि महिलाओं की तरह गपशप करने के बजाय इसके बारे में परिषद अध्यक्ष के साथ बात करने का समय आ गया है। बुरा मत मानना शिजा। मिराज ने बिना शिजा की तरफ देखे कहा। शार्दुल ने उससे पूछा, मामला क्या है? अपराध क्या है? क्या तुमने द्रव्य जांच की? मुझे पूरा मसला ठीक से बताओ। इस पूरे मामले को रणजीत संभाल रहा है। परिषद एक जांच करवा चुकी है, लेकिन आगे की बात शार्दुल ने पूरी की। लेकिन ताजा मामला है। हाँ, सही कहा, बहुत नया केस है। ये शरीर कल ही यहां लाया गया था। शार्दुल एक कदम और आगे बढ़ा और शव को नजदीक से देखते हुए बोला, ऐसा लगता है कि जैसे ये शव घर की दीवार के पीछे दफन किया हुआ मिला हो। घर की दीवार के पीछे? तो अपराध किसने किया होगा? हाँ, सही कहा, पिशाचों का परिवार है। अभी वो लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि हत्या बहुत निर्मम तरीके से की गई थी, बहुत जघन्य। लेकिन अदालत से अटकलें बताती हैं कि शायद उसका भाई ही था जिसने उसे मार डाला और उसे इस तरह दीवार में दफन करके रखा। ललित टंडन उस भाई का नाम है, और ये लोकेश टंडन है, छोटा भाई। मिराज ने फौरन शार्दुल को बताया कि ये बड़ा भाई था। शार्दुल ने पूछा कि क्या मिराज के पास परिषद कक्ष में दर्ज की गई शिकायत की प्रति थी, जिसके जवाब में मिराज ने अपने कमरे में यहां वहां ढूंढा और कुछ ही देर में उसे डोरी से बंधा हुआ चर्म पत्र मिल गया, जिसे उसने शार्दुल को सौंप दिया। शार्दुल ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच शिजा कमरे का मुआयना करने लगी। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ने पर यहां और अधिक शव रखने के लिए पर्याप्त था। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि अगर एक दिन में शवों की गिनती कभी बढ़ जाती तो क्या होता। फिर उसने सोचा कि निश्चित रूप से यहाँ या कहीं अन्य जगह पर शवों को ठीक से रखने के लिए कोई अन्य जगह जरूर थी, जो परिषद भवन से बहुत दूर नहीं थी। कमरे की दीवारों पर बनी अलमारियों की शेल्फ पर बहुत सी छोटी बोतलें रखी गई थी, लगभग वैसी ही जैसी शार्दुल अभी यहाँ लाया था। लेकिन ये सभी शीशियां अलग अलग रंगों की थीं, जिन पर कोई नाम की पर्ची नहीं थी।
शार्दुल के एक कदम नजदीक आते हुए शिजा ने इस बार शरीर को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा। उसकी आंखों के सामने एक भयावह नजारा था। मृत शरीर बहुत डरावना लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा किसी भूत के दिखने की शिजा ने कभी कल्पना की होगी। उस व्यक्ति की आंखें काली थीं, शरीर पर बाल नहीं थे। शरीर आधा जल गया था, जैसे कि उसे तड़पता छोड़ने के लिए आधा जलाकर छोड़ दिया गया हो। और एक विचलित करने वाला दृश्य था जिससे शिजा को तकलीफ हुई। शव के हाथ टेढ़े मेढ़े रह गए थे, त्वचा आधी पिघली हुई थी, जिससे वो और अजीब और भयानक लग रहा था।